ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बेसिकली जावा के ऊपर क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं, जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है, राइट। तो पब्लिक इस केस में क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, राइट। मैंने बताया था 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक होता है पब्लिक होता है, दूसरा प्राइवेट होता है, तीसरा डिफॉल्ट होता है, और चौथा प्रोटेक्टेड होता है। और ऑटोमेशन के लिए पब्लिक और डिफॉल्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ज्यादा यूज नहीं होते हैं, ठीक है। पब्लिक यूज होता है क्योंकि इसका एक्सेसिबिलिटी कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट डिफॉल्ट के लिए बस एक लेयर कम आता है, तो इसीलिए ऑटोमेशन के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखा है, राइट। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। तो उसके बाद स्टैटिक क्या है, स्टैटिक के बारे में थोड़े थोड़े में वापिस आने वाले हैं। तो स्टैटिक बेसिकली एक कीवर्ड है, स्टैटिक का कीवर्ड है, ये अप्लाई होता है क्लास को अप्लाई होता है, मेथड को अप्लाई होता है, वेरिएबल को अप्लाई होता है। ये क्लास लेवल पे चलता है, इट वर्क्स एट क्लास लेवल। कौन से लेवल पे चलता है, क्लास लेवल पे चलता है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं, आप डायरेक्टली क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम और क्लास नेम डॉट मेथड नेम कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिखा है, ताकि आप इसको ऑब्जेक्ट ना बनाओ। ये जो लिखा ना स्टैटिक, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ। वाइड यानी मैंने आपको बताया था रिटर्न टाइप्स होता है ये, तो इसमें कुछ लेके नहीं आने का। मैंने आपको एग्जांपल पे दिया था कचरा फेंकने का, आप जब कचरा फेंकते हो तो वापस कुछ लेके आते हो क्या, नहीं लेके आते, राइट। तो इस केस में वाइड मतलब आपको बस वो काम करना है। और मेन क्या होता है, जब भी कभी जावा रन होता है, जावा प्रोग्राम रन होता है, तो जेवीएम पहले मेन मेथड को ढूंढता है, राइट। यहाँ पे वही लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन के बाद ये आर्ग्यूमेंट लिखा है, इट इज अ पैरामीटर पास टू मेन मेथड को, ये पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, राइट, इसमें मैंने ये स्टैटिक नहीं लिखा, तो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इफ वी नॉट रिटर्न अ स्टैटिक, व्हाट इफ वी नॉट रिटर्न स्टैटिक इन अबव क्वेश्चन। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक निकाल देता हूँ, कहाँ पे मेरा ये वाला, इसको रन होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने एरर दिया, देखिएगा यहाँ पे जैसे रन, यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो रन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, राइट। लेकिन जैसे मैं स्टैटिक लिखता हूँ तो मेरा काम बन जाता है। आएगा जावा एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक आप जब करते तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यही ओवर लॉजिक है, ओके। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं, कभी पूछा, फिर भी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, देखिए जावा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सारी चीजें पे हम लोग 3 ही चीजें देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्लास देखते हैं, और मेथड, और एक चीज होती है वेरिएबल। ये चारों चीजें देखते हैं मोस्टली। ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं, आपको इसमें आप सबको ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव होता है, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, इनके आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, देखो बुलियन, बाइट, कैर, इन, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, विच आर नॉट ऑब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बाकी सबका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इंट है, इंटीजर अलग होता है, यहाँ पे कैर है, कैरेक्टर अलग होता है, ये आपको बताना है मुझे, राइट। तो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक वही क्वेश्चन है, क्या बताना उनको, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा इज नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब अब विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपका रन हो सकता है, ऐसे वाला। ये रैपर क्लास की जरूरत नहीं है हमें, ओके। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट, ओके 2 मिनट में पॉज करता हूँ और क्वेश्चन से लेते हैं, ठीक यस है। सर। इसके बाद
कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर मेन कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताए थे। कंस्ट्रक्टर का एक याद रखें, आपका क्लास नेम एंड मेथड नेम सेम होना चाहिए। ये एक फर्स्ट पॉइंट है। अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसके कंस्ट्रक्टर 4 पॉइंट बताता। क्लास नेम और मेथड नेम क्या होता है? सेम होता है। दूसरा, इसको नो रिटर्न टाइप, इसको कोई भी टाइप का रिटर्न नहीं होता, नो रिटर्न टाइप होता है। याद रखिएगा, इसको कोई भी प्रकार का रिटर्न टाइप नहीं होता। तीसरा टॉपिक होता है, इसके लिए आपको मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं होता। मतलब एज सुन एज आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वी इन क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट, उसकी वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाती है। 4 पॉइंट, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा होता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। राइट, मैं आपको इमीडिएटली करके देता हूँ। तो आपको कभी इंटरव्यू में पूछा था ये 4 पॉइंट बताना है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने जैसे बताया, अभी मुझे क्लास करना है तो मैंने क्लास किया, तो मैंने क्लास ए लिखा, राइट। तो मुझे मैंने बताया जैसे पब्लिक ए लिखना है, SYSO। देखिएगा जो पॉइंट लिखा है वैसे पढ़िए। क्लास नेम मेथड नेम सेम, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, राइट। सेकंड पॉइंट, इसको किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप नहीं है। रिटर्न टाइप है क्या है? हम लोग पब्लिक वाइड लिखते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे है क्या? नहीं है। तीसरी चीज क्या है? जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो मेथड कॉल होना चालू हो जाती है, तो हमें एक्सप्लिसिटली उसे कॉल करने की जरूरत। जैसे इस केस में देखिए, मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसकी मेथड कॉल की, राइट। ये 2 स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ऐसे करना है बस, आपको उसको कॉल कर, ये डॉट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आता भी नहीं। देखिए आया क्या उसने? नहीं आया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कंसेप्ट ही वही है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, राइट। इसके दो टाइप से, एक होता है डिफॉल्ट होता है और एक होता है पैरामीटर होता है। जैसे कि इस केस में देखिए, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, ABC कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, राइट। मतलब आपका जो भी वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे ये वाला कॉपी किया, सॉरी Ctrl Z किया, यहाँ पे मैं कुछ भी 1 2 3 लिखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा। तो देखिएगा जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं भेजा, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। यहाँ पे एक पैरामीटर वाला भेजा, इसे दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, इसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। याद है ओवरलोड का कंसेप्ट मैंने बताया था? ओवरलोड मतलब क्या होता है? आपके मेथड नेम सेम होते हैं बट आपके आर्गुमेंट अलग अलग होते हैं, राइट। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर में ओवरलोड। ठीक है, अभी मैं डिफरेंट पॉज करने वाला, फिर आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मीन बाय सिंगलटन क्लास। मे भी आपके लेवल पे नहीं पूछेगा, नाम में लिखा सिंगलटन मतलब क्या? ये क्लास एक ही बार इंस्टेंस होगा, एक ही बार इसको कॉल किया जा सकता है, इसको बार बार नहीं कॉल किया जा सकता। तो यहाँ पे लिखा है सिंगलटन इज अ क्लास हुज ओनली वन इंस्टेंस कैन बी क्रिएट। एक ही बार आप उसको इंस्टेंस बना सकते हैं, उसको बार बार नहीं क्रिएट कर सकते। ये कैसे क्रिएट करना है? बाय मेकिंग कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपके लेवल पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल मतलब आपका जो ब्लॉक के अंदर किया हुआ है ना, जैसे कि अभी मान लीजिए मेरा क्लास है, ये क्लास है, इसके अंदर जो भी मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा ये मेरा लोकल होगा। इसके लिए इसे लोकल वेरिएबल बनता है टिपिकली इनसाइड द मेथड, और सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, ये आएगा, सॉरी यहाँ पे मेथड के अंदर जो भी क्लास करोगे, जो भी वेरिएबल क्रिएट करोगे, राइट। इसका स्कोप बस इसी ब्लॉक तक होता है, इसका स्कोप कहाँ तक होता है? इसी ब्लॉक तक होता है, इसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, या फिर लूप तक, मेथड तक ऐसा बोल सकते हैं। दिखा लिखे इसीलिए क्या लोकल का। और इंस्टेंस मतलब क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल बाउंडेड इट्स ऑब्जेक्ट, जब तक आपका वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने कोई तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, जब तक इसका ऑब्जेक्ट है तब तक मैं इसको कॉल करते रहूंगा। ठीक है, जब तक इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे क्लास ए है,
इसकी जगह में बी लिखता हूँ। यहाँ पे मुझे वाई लिखना पड़ेगा और इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ए डॉट लिखता हूँ, ये आया, देखिए ये वेरिएबल आया, तो ये इंस्टेंस हुआ उसका, बराबर ना। ये आपका क्लास क्या है, इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। जब तक इसका इंस्टेंस बना रहेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहेगा, तब तक इसको कॉल कर सकते हैं। तो इंस्टेंस वर्ड किसके लिए बाउंडेड है, आपका ऑब्जेक्ट के लिए बाउंडेड है। ठीक है, आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ डिक्लेयर होता है, क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, बट आउटसाइड द मेथड। वही किया है, देखिए मैंने यहाँ पर जो इंट ए लिखा है, ये मैंने क्लास के अंदर लिखा है, राइट। बट आपका जो मेथड है उसके बाहर लिखा है, देखिएगा, राइट। ये हुआ इंस्टेंस वेरिएबल। ऑल सेट है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर में देखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में 4 पॉइंट बन रहे थे, क्या लिखा था, क्लास नेम, सॉरी, क्लास नेम मेथड नेम सेम होता है, राइट। यहाँ पे सेम होता है कंस्ट्रक्टर, इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं, मे और मे नॉट है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा था, इसको कोई भी प्रकार का वीडियो, ये क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइम नहीं होता है, सो यहाँ पे लिखते हैं नो रिटर्न टाइम, राइट, किसको, कंस्ट्रक्टर को होता है। लेकिन आपको यहाँ पे कंपल्सरी रिटर्न टाइम देना पड़ता है, कोई भी दो, वाइट दो, स्ट्रिंग दो, जो भी है आपको देना ही पड़ता है, राइट। तीसरा, इसकी जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल होती है, राइट, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, आपको उसको एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस केस में 2 स्टेप करने पड़ते हैं, पहले तो आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, राइट। सेकंड, फिर आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ता है, राइट। जैसे कि इस केस में देखिएगा, ये पब्लिक वाइड नॉर्मल मेथड है, तो मुझे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा, फिर मुझे उसकी मेथड कॉल करनी पड़ी, राइट। ऐसे 2 स्टेप में करना पड़ता है। ये कब होता है, वेन इट इज अ मेथड, मेथड मतलब जिसका क्लास नेम और मेथड नेम सेम नहीं है और उसको डेटा टाइप भी है, ये वाले मेथड्स होते हैं, राइट। तो इसको मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, इसमें आपको पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपको उसको मेथड को कॉल करना पड़ता है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इन्वोक एक्सप्लिसिट, इन्वोक इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिक कॉल होता है, वही मैंने जो बताया वही लॉजिक है इसका। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रो का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो फेवरेट क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक है, वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मीन ऑफ फाइनल कीवर्ड है। तो फाइनल कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली ये जो फाइनल कीवर्ड है 3 चीजों का अप्लाई होता है, तो आप बता देना, फाइनल इज अ कीवर्ड, कीवर्ड, राइट, एप्लीकेबल टू क्लास, मेथड एंड वेरिएबल। देखो, फाइनल का मीनिंग क्या होता है, मेरा डिसीजन फाइनल है, इसका मतलब क्या, मेरा डिसीजन कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट, इसे फाइनल बोलते हैं। सेम लॉजिक है, अगर आप किसी वेरिएबल को फाइनल लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। जैसे कि मैंने लिखा फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखा ए इक्वल टू 20, वो बोलेगा भाई तू कर क्या रहा है, भाई तूने तो ऑलरेडी फाइनल बताया, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी। देखिएगा, मैं यहाँ पे फाइनल लिखता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, तो ए इक्वल टू 20 लिखता, देखिए एरर मारेगा, किया कि नहीं इसने एरर, एक मिनट, ठीक है, उसने एरर थ्रो किया, देखिए इस केस में, इसको मैं अंदर लेके आता हूँ, बट ठीक है उसने किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एबीसी लिखता हूँ, इसकी वजह से शायद हो रहा होगा।
ठीक है, आपकी वैल्यू, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, अभी किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, अभी हम लोग देखते देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो फाइनल कीवर्ड हुआ, राइट, तो वही किया मैंने। व्हेन फाइनल कीवर्ड इज यूज्ड विद वेरिएबल इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। अगर आप चेंज करना चाहो तो एरर थ्रो करता है। सेम लॉजिक फाइनल मेथड, अगर फाइनल मेथड को, अगर आपकी मेथड फाइनल है, जैसे इसके लिए इनहेरिटेंस नाम की कंसेप्ट यूज होगी। क्लास ए लिखता हूं मैं, इसके अंदर मैं क्लास बी लिखता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ ए को, इसके अंदर मैं कोई तो एक मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वाइड एक्स नाम की मेथड लिखता हूँ। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरराइड बोल रहा हूँ। ओवरराइड मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैंने आई थिंक सबको म्यूट किया, राइट। ओवरराइड मतलब क्या होता है? ओवरराइड मतलब आपका मेथड नेम सेम है, इवन आर्गुमेंट भी सेम है, राइट। मेथड नेम है, आर्गुमेंट सेम है, बट दोनों भी अलग अलग क्लास में कॉल होते हैं, राइट। मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट जो ऊट्स वाला कंसेप्ट है, इससे हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर उनका क्वेश्चन ये कर मैं इसको फाइनल करता हूँ, अगर आपने किसी मेथड को फाइनल किया तो आप यहाँ पे उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। देखिए, कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल मेथड फ्रॉम ए, राइट। ओवरराइड मतलब वही होता है, मेथड नेम सेम होता है, बस ये अलग अलग नेम क्लास में कॉल होते हैं, राइट। समझ में आपको ये वाला कंसेप्ट? तो ये है, अगर आप किसी भी मेथड को फाइनल लगाते हो तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, दैट इज सेकंड थिंग। सेम लॉजिक से अभी यहाँ पे मैंने फाइनल निकाल दिया तो आप इसको ओवरराइड कर पा रहे हो। इसके बाद अगर मैं किसी क्लास को फाइनल करता हूँ, इसको अगर फाइनल किया तो आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। देखिए वी कांट इनहेरिट बोलते हैं, सब क्लास ऑफ क्लास फाइनल क्लास है। क्यों? अगर आपने इसको फाइनल किया तो आप इसकी कुछ और कॉपी नहीं कर सकते और इसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर पाते, इसे बोलते हैं फाइनल। ठीक है, इंटरव्यू में कभी कभार क्वेश्चन विचारते पूछते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हाउ विल यू प्रिवेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में कैसे अगर आपको इनहेरिट करना है, देना अलाउ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? बस उस क्लास को क्या करोगे, कर दो इसको फाइनल। अगर आप उस क्लास को फाइनल कर दो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में सबको? तो ये दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, फाइनल कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये मैंने फाइनल के बारे में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। ओके, दिस के लिए क्या कंसेप्ट है, दिस यानी कि वो करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, दिस एंड सुपर। दिस यानी वो करंट क्लास को ऑलवेज प्रेजेंट करता है, और ये हमेशा पेरेंट क्लास को प्रेजेंट करता है। पेरेंट यानी इनहेरिटेंस की कंसेप्ट में पेरेंट आता है और एक चाइल्ड आता है। जैसे में सुपर चाइल्ड के सुपर डॉट पेरेंट का कोई भी क्लास हो, मेरे एक ए हो, आप उसको लिख सकते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस के लिए आपको करंट क्लास इंपॉर्टेंट है, एक करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और ये पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए देखिए सुपर कीवर्ड के लिए आपको इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंस है, तो अभी आप लिख सकते हो इज आईएमपी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मस्ट है, इसके इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं होती, वही लिखा है मैंने। देखो, दिस रिप्रेजेंट करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और सुपर रिप्रेजेंट पेरेंट और बेस क्लास, राइट। इसको क्या करते हैं, करंट क्लास का जो भी मेथड है, देखो करंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो पेरेंट क्लास होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपका यहाँ पे कोई तो पेरेंट में कोई तो मेथड होगा, आप उसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं, राइट। ये वाला कंसेप्ट हुआ आपका। तो जैसे कि अभी मान लीजिएगा, मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट में, देखते हैं होता है क्या। पब्लिक वाइड एक्स लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इंट ए लिखता हूँ, इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं कोई तो मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वाइड वाई लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे दिस डॉट ए दिख रहा, दिस डॉट ए दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैं सुपर डॉट लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेथड आ रहे हैं क्या, एक्स नाम की मेथड है क्या, देखो सुपर डॉट एक्स हुआ कि नहीं।
आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसे बोलते देखो, अगर मान लीजिए कि मुझे सुपर का कोई एक्सेस करना हो, तो मुझे नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर हम इसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन सुपर में ये प्रोविजन देता है आपको, ठीक है, याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दिस जो होता है आपका करंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, सुपर जो होता है पैरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज होता है आपके करंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, इसका यूज करंट पैरेंट के क्लास को या पैरेंट के मेथड को एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, अभी हम लोग पॉज करते हैं और क्वेश्चन से लेते हैं, इवन मैंने भी पूछा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद है मैंने इसके लिए आपको प्रोग्राम में बताया था, जो आपकी जो मेमोरी होती है इसमें दो पार्टीशन होते हैं। एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल नाम की होती है, और दूसरी होती है हीप मेमोरी होती है। यहाँ पे आपके जो भी स्ट्रिंग के रिलेटेड ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग जो हो भी है वो यहाँ पे स्टोर होता है, और आपका स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे स्टोर होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए जो भी डिफरेंस लिखा हुआ है इनका, स्ट्रिंग का मेमोरी स्टोरेज एरिया क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है, इसका हीप एरिया, इसका भी हीप एरिया है, राइट, वही किया मेरे को, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है और इसका हीप मेमोरी है, इसका स्ट्रिंग बफर का और स्ट्रिंग बिल्डर का, राइट। इसके बाद म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी म्हणजे क्या पता है, अगर आप एक किसी की वैल्यू स्ट्रिंग करते हो, जैसे कि मान लीजिएगा, इम्यूटे का मीनिंग बताता आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ए मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग ए है, तो इसकी वैल्यू मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 लिखा मान लीजिएगा, फिर मैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो याद रखिएगा, आपको लगता है कि ये वैल्यू इसकी ओवरराइड हो चुकी है, तो इस केस में क्या होता है, अलग कंसेप्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मान लीजिएगा, तो ये आपका 1 2 3 है, उसको भी इसका नाम ए आ जाएगा, और ये 1 2 3 4 है ना, अलग मेमोरी लोकेशन आ जाएगा, उसका भी नाम ए आ जाएगा। तो ये अलग ये कंसेप्ट होता है। तो इसलिए इम्यूटेबल, इसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहे, इसकी वैल्यू भी वैसी की वैसी रहे। तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं क्या, नहीं किया, अपने सेपरेट मेमोरी लोकेशन लोकेट किया, इसलिए इम्यूटेबल है। और बाकी के स्ट्रिंग बफर और बिल्डर म्यूटेबल, इसका मतलब कैसे किया, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू एक्स है, मतलब जैसे वाला 1 2 3 4 है मेरा स्ट्रिंग बफर से, स्ट्रिंग बफर है बिल्डर से, ए की वैल्यू अगर 1 2 3 है, जैसे नेक्स्ट लाइन पे मैं 1 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मैपिंग अलग हो जाता, ये डिफरेंस है, राइट। अगर यहाँ पे देखिए थ्रेड सेफ्टी, मतलब आपका डेटा प्रिजर्व होता है, आपका डेटा किसी का शेयर हुआ क्या, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए सेफ्टी है, और ये नहीं है, यहाँ पे भी है। परफॉर्मेंस, ये थोड़ा फास्ट करता है, ये लेस करता है, ये मीडियम करता है, ये थोड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, यहाँ पे लिखा है व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग होता है अनमॉडिफाइबल और चेंजेबल, मतलब आप उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, मतलब इसका मीनिंग वही है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, डेटा और स्ट्रिंग कांट बी चेंज, बट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, फॉर सिक्योरिटी पर्पज, इसीलिए आपका जो भी पासवर्ड यूजर नेम होता है वो सारा स्ट्रिंग में होता है, इसके पीछे का लॉजिक वही है। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग क्वेश्चन दें, राइट। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए थे, इसका डिफरेंस भी देखा था। पहले हम लोग एरे के बारे में देखते हैं। एरे में जो फर्स्ट पॉइंट था, इसकी लोकेशन फिक्स है, उसका साइज फिक्स है, राइट। अगर मैंने 20 का बनाया तो आपको 20 का ही करना पड़ता है, राइट। इसकी साइज डायनामिक नहीं है, तो अगर मान लो आपका 15 भी डेटा भरा तो आपके पास डेटा वेस्ट है, आपके पास 20 और आपके पास 22 का डेटा भरना है, तो आप नहीं भर सकते, राइट, क्योंकि 20 भर सकते इसके डेटा होते हैं, इसका फिक्स लेंथ है। दूसरा जो टाइप है, इसका जो मेन पॉइंट है, इसमें होमोजेन डेटा जाता है, होमोजेनियस, मतलब अगर आपने एरे डिक्लेयर किया इंटीजर का, तो आप इंटीजर डाल सकते हो, उसमें कैरेक्टर फ्लोट ये नहीं डाल सकते, राइट। थर्ड जो पॉइंट है ये वाला हुआ, इसके बाद इसमें डिलीशन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाता है, जो डिलीशन होता है ना, और मॉडिफिकेशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको उस इंडेक्स तक जाना पड़ता है, उसके उसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ता है।
बट एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है। क्यों? एरे लिस्ट में आपकी साइज ऐड होते जाए। जैसे कि अभी मेरे पास कोई तो एरे लिस्ट, ए नाम का एरे लिस्ट है, तो मैं ए डॉट ऐड करूंगा, उसमें वैल्यू ऐड करूंगा, फिर ए डॉट ऐड करूंगा, उसमें और एक वैल्यू ऐड। तो ऐसे आपके वो मेमोरी चेन की तरह बन जाता है। जैसे आप वैल्यू ऐड करोगे, नया चेन बनता है, एक नया पार्टनर आ जाएगा। इस वजह से अगर आप किसी को रिमूव भी करते हो, मान लीजिए इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, तो ये चेन ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइंट हो जाती है, तो आपका डिलीशन भी इजी हो जाता है और आपकी साइज भी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि आप इसमें हेट्रोजेनियस भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक ही एरे में आप इंट भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर, फ्लोट भी। लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके लिए आपका जो भी डेटा टाइप, दैट शुड बी ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा, तभी ये काम बनेगा। इंटर में पूछते हैं कि आपका हेट्रोजेनियस कैसे है, प्रूव करो, तब इसको ये बताओगे। इसको इसकी लिस्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखो एक्स डॉट ऐड किया मैंने, यहाँ पे मैं वन इंटीजर नंबर है, एक्स डॉट ऐड किया, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी फिलअप कर पा रहा हूँ। बराबर है? क्यों हुआ कि नहीं हुआ हेट्रोजीनियस? लेकिन वैसे आप इंटीजर में नहीं कर सकते, एरे में नहीं कर सकते। देखना, मैं दिखाता आपको। क्योंकि आप हम लोग यहाँ पे ये डिक्लेयर करते हैं इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, उसकी साइज देना पड़ेगा। लेकिन मान लो 5 दिया, तो मैं ए ऑफ, मान लीजिए 0 में वैल्यू असाइन किया, 5 किया, मैं ए ऑफ 1 में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो ये गलत देगा। देखिएगा एरर दिया कि नहीं उसने। क्यों? क्योंकि एरे में होमोजेनियस डेटा जाता है, जैसे आपने इंटीजर किया तो इंटीजर जाता है। ठीक है, हम लोग पॉज करते हैं अभी।